नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हाल में 2 फ़िल्मों की बड़ी चर्चा रही। एक द बंगाल फाइल्स और दूसरी योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक जीवन तो नहीं, पर राजनीति में उनके पदार्पण तक, यानी मुख्यमंत्री बनने तक उनकी जो बायोपिक लिखी गई और बनाई गई, उसकी भी अच्छी खासी चर्चा रही। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि दोनों ही फ़िल्में उतना बेहतर नहीं कर पाई जितनी कि उम्मीद थी। योगी आदित्यनाथ पर जो फ़िल्म बनी है, ये शांतनु गुप्ता की लिखी हुई है। उनकी बेसिकली पुस्तक है और उस पर डायरेक्टर ने, रवींद्र गौतम ने, ये फ़िल्म बनाई है। अब राजनीतिक बायोपिक के कुछ खतरे भी होते हैं। कई बार विचारधारा, कई बार कई तरह की उसमें राजनीति घुस जाती है और उसका नतीजा क्या होता है कि एक अच्छी फ़िल्म बनने के बावजूद दर्शक सिनेमा हॉल तक नहीं गए, उतनी बड़ी संख्या में नहीं गए। और दूसरी द बंगाल फाइल्स, जिसको बंगाल में रिलीज ना होने पाए, इसके लिए वहाँ की सरकार ने पूरे घोड़े दौड़ा दिए। करीब 50 करोड़ में ये फ़िल्म बनी और चूँकि द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में ये फ़िल्म बनी और वो रिसर्च बेस पर आजकल फ़िल्में बना रहे हैं। उम्मीद ये थी कि कश्मीर फाइल्स की तरह ये अच्छा करेगी, लेकिन वो भी 22-23 करोड़ देश-विदेश में कमा करके लगभग दम तोड़ने की स्थिति में आ गई है। तो इन दोनों पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके जाने-पहचाने और जाने-माने फ़िल्म समीक्षक प्रतीक बोराडे। तो जुड़ लेते हैं और जुड़ करके फिर चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। प्रतीक जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद ओमकार सर मुझे बुलाने के लिए। ये हमारे दर्शकों का अहोभाग्य, आप उपलब्ध हो जाते हैं। नहीं तो सर, ऐसी आप कोई बात नहीं। सबसे पहले तो ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ के जीवन पर जो उनकी बायोपिक बनी, मैंने भी जी, परसों देखी है अच्छा, और फ़िल्म में मुझे कोई कमी एज़ सच नहीं लगी। थोड़ी बहुत जो कमी लगी मैं आगे जाकर के बताऊँगा। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? आपने भी फ़िल्म देखी है, आपने समीक्षा भी की है, अपने चैनल पर भी और कुछ दूसरे चैनलों पर भी। जी। सर मैं तो बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस के साथ में फ़िल्म देखने के लिए गया था। 19 सितंबर को फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और आज 23 सितंबर है, मतलब 4-5 दिन फ़िल्म रिलीज़ होकर के हो गए हैं। और मैंने जितना सोचा था उससे तो कई ज़्यादा बढ़िया ये फ़िल्म निकली। मतलब हम एक पॉलिटिक्स वैसे फ़िल्म में तो पॉलिटिक्स है भी नहीं। योगी जी के बाल्यकाल से लेकर के उनके मुख्यमंत्री बनने तक की उनके जीवन की यात्रा इसमें दिखाई है और विशेषतः उनके आध्यात्मिक पहलू पर, उनके आध्यात्मिक जीवन पर अधिकतर फ़िल्म का फ़ोकस था। परंतु फिर भी उस बात को भी अगर कोई साइड में रख दे कि योगी जी के जीवन पर फ़िल्म आधारित है, तो केवल एक फ़िल्म की तरह भी अगर हम इसे देखें, तो भी फ़िल्म बहुत बढ़िया है। योगी जी का बाल्यकाल, उनका परिवार, उनके माताजी, पिताजी, घर का वातावरण जिस प्रकार से दिखाया है और माता-पिता का अनुशासन, पिता का प्रेम, माँ का प्यार पिता का अनुशासन, माँ का प्रेम, इन बातों को जितनी सुंदरता से दिखाया है। इसके बाद में कॉलेज के जीवन का भी उनके कुछ दिन वहाँ पर दिखाए हैं। उसके बाद उनका वैराग्य आना महंत अवैद्यनाथ जी के साथ में मिलने के बाद में और वैराग्य के भाव से जब वे घर छोड़कर चले जाते हैं, आश्रम में जो उन्होंने 2 वर्षों तक सेवा कार्य किए, उसके बाद में उनके गुरुदेव से मंत्र दीक्षा मिलना, कर्ण छेदन जो विधि होती है वो करना, मठ के महंत बनना, ये जो उनके पूरे जीवन की यात्रा दिखाई है, बहुत ज़्यादा एंगेजिंग वे में डायरेक्टर ने यहाँ पर वो प्रस्तुत की है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। परफॉर्मेंसेज़ भी फ़िल्म का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं कहूँगा। अनंत जोशी जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की भूमिका निभाई है, बहुत ही ज़्यादा गज़ब का परफॉर्मेंस दिया है। इससे पहले उन्हें 2 वेब सीरीज़ में मैंने देखा हुआ है। एक तो मामला लीगल है और दूसरी ये काली काली आँखें। दोनों ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी और बढ़िया, दोनों में बढ़िया परफॉर्मेंस था और
ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सभी जानते ही हैं। उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। और इस बार तो मैं कहूँगा कि अजय फ़िल्म में उन्हें अपने अभिनय को दिखाने का एक और बहुत और निखर कर उनका अभिनय हमारे सामने आया है, ऐसे मैं कहूँगा। तो कुल मिलाकर और उनके साथ में ही पवन मल्होत्रा जिन्होंने योगी जी के पिताजी की भूमिका निभाई है, योगी जी के माताजी की भूमिका भी जिन्होंने निभाई है, वो भी बहुत नेचुरल परफ़ॉर्मेंस था उनका। बहुत तो अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अच्छी जी, जी। एक्टिंग। जी, बिल्कुल वो हम्म। भावुक कर देते हैं कई जगहों पर हमें। तो उनके माताजी, पिताजी, योगी जी की भूमिका जिन्होंने निभाई है, ये सभी के सभी परफ़ॉर्मेंसेज़ फ़िल्म में बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। डायरेक्शन वाइज़ भी मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से कैरेक्टर्स लिखे गए थे, हम शुरुआत से ही एंगेज हो जाते हैं कहानी के साथ में, ओपनिंग सीन से ही, कि कुछ तो इंटरेस्टिंग बनी है फ़िल्म। और टेक्निकली भी अगर हम देखें, तो अच्छी खासी प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में फ़िल्म बनी है, कलर ग्रेडिंग वगैरह भी फ़िल्म की बढ़िया थी। जो आज से 30-35 वर्ष पहले के समय को जिस प्रकार से रिक्रिएट किया है, वो भी काफ़ी बारीकी से मैं कहूँगा कि किया है। ऐसा नहीं कि जस्ट कुछ बनाना था इसलिए चलो बना कर के रख देते हैं, ऐसे नहीं। प्रॉपर एक अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में और सिंसियरली बनाई गई फ़िल्म में से कहूँगा। इसके साथ में ही दिनेश लाल यादव, निरहुआ जिन्हें कहा जाता है, तो उनका भी परफ़ॉर्मेंस बढ़िया था। एक पत्रकार के हम्म। रूप में वो एक अमर जागरण नाम की पत्रिका वो दिखा रहे हैं। तो अ, उसमें उनके माध्यम से ये एक दिखाने का प्रयास किया है कि पत्रकारों की स्थिति कितनी दयनीय थी पिछली सरकारों के समय। किस प्रकार से खुलकर भी अपनी बात नहीं रख पा रहे थे। हालाँकि मैं तो चाह रहा था कि और ज़्यादा खुलकर ये बातें दिखाई जानी चाहिए थी क्योंकि हमने देखा हुआ है कि पिछली सरकारों के समय उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की हालत कैसी थी। एक पत्रकार को तो ज़िंदा जला दिया गया था। वो वीडियो भी आज तक अवेलेबल है, यूट्यूब पर कोई भी जाकर के देख सकता है। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। परंतु ऐसे तो ये कई सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने थे कि किस प्रकार का गुंडाराज पहले था, बाहुबलियों का जो भी एक अपना आताताईपना जो हमने देखा हुआ था, आए दिन दंगे होना, तो इन सब बातों पर मेरी इच्छा थी कि और फ़ोकस होना चाहिए था। हालाँकि डायरेक्टर शायद यहाँ पर केवल योगी जी के पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन पर मुख्यतः फ़ोकस करना चाहते होंगे। इस कारण से वो पहलू उनके जीवन के यहाँ पर ज़्यादा दिखाए और वो भी मुझे बिल्कुल पसंद आए फ़िल्म के। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन क्या वजह मानते हैं जब राजनीतिक बायोपिक बनती है तो उसके खतरे होते हैं? जैसे जिस विचारधारा के लोग अ, जैसे योगी जी के समर्थक हैं, वो भी पूरी तरीके से सिनेमा हॉल पर नहीं गए। या तो फ़िल्म का प्रचार उस तरीके से नहीं हुआ, हालाँकि जो बुद्धिजीवी वर्ग है या जो जिसको हम कहते हैं सोशल मीडिया में, वहाँ तक भी ठीक है। लेकिन हमने देखा कि शायद या तो बजट की कमी रही होगी या कुछ भी रहा होगा, टेलीविज़न चैनलों में उस तरीके से उसका प्रचार नहीं हुआ कि जो आज की युवा पीढ़ी है, क्योंकि मैं देख रहा था सिनेमा हॉल में, मल्टीप्लेक्स में, युवा कम थे। ज़्यादा जो दूसरी एज ग्रुप के लोग हैं, वो ज़्यादा थे। जो वाक़ई योगी जी के भक्त हैं, वो पहुँचे हुए थे। तो ये सब चीज़ें स्ट्रैटेजी बनाने में कहीं कोई चूक, क्योंकि फ़िल्म में तो कोई कमी नहीं है। जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, जो मुझे लगा कहीं-कहीं कैमरा वर्क जो है, वो हल्का-सा मुझे 19 लगा। जी। देखिए इसके कई सारे पहलू हैं, फ़िल्म क्यों नहीं चली उसकी अगर हम बात करें। आपने शुरुआत में द बंगाल फाइल्स की भी चर्चा की, तो उसका बजट 50 नहीं 30 करोड़ का है, जितना मैंने अलग-अलग इंटरव्यूज़ वगैरह में विवेक अग्निहोत्री जी से सुना था, तो 30 करोड़ का बजट है और मेरे ख्याल से अभी तक उसने जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो 26 या 27 करोड़ का कर लिया है और मुझे लगता है कि थिएटर बिज़नेस से ही वो अपना बजट भी रिकवर कर लेगी। अब देखिए फ़िल्मों के विरुद्ध बंगाल फाइल्स की विशेषता चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले अजय फ़िल्म की ही हम बात करते जी, हैं। जी। तो सबसे पहली बात तो देखिए एक तो ये बायोग्राफ़िकल ड्रामा है। एक बायोग्राफ़िकल ड्रामा के लिए वैसे भी दर्शकों की रुचि उतनी नहीं होती है। आज तक अगर हम देखें तो मुश्किल से 2 या 3 ऐसे कुछ उदाहरण मिलेंगे जहाँ पर बायोग्राफ़िकल ड्रामाज़ ने अच्छा बिज़नेस किया है, जैसे कि भाग मिल्खा भाग जो आई थी उसने एक अच्छा बिज़नेस किया था। इसके अलावा तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा कि कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा कुछ किसी बायोपिक ने कलेक्शन किया हो और ऊपर से ये एक पॉलिटिकल फ़िल्म है और बात ये है ना कि रिलीज़ भी ना के बराबर स्क्रीन्स पर फ़िल्म हुई थी। मैंने हमारे यहाँ पर जब देखी तो एक शो मिला हुआ था हमारे पूरे शहर में वो भी बिल्कुल रात का और मुझे खुद वो फ़िल्म देखकर घर आते-आते देर रात हो गई थी।
एक तो ऑड शो टाइमिंग्स मिलते हैं, सही से शोज़ नहीं दिए जाते और दूसरी बड़ी फ़िल्में, मेनस्ट्रीम फ़िल्में अगर हम बॉलीवुड की देखें, तो आजकल तो उनके मार्केटिंग में ही लगभग 100 से 150 करोड़ केवल मार्केटिंग के लिए अलग से रखे जाते हैं। बड़ी-बड़ी फ़िल्मों की, मैं बड़े प्रोडक्शन हाउस की फ़िल्मों की बात कर रहा हूँ। छोटी फ़िल्में हो तभी भी 25, 30, 50 करोड़ तो ऐसे ही मार्केटिंग में पैसा बहा दिया जाता है, पीआर करने के लिए और पेड रिव्यूज़ के लिए, आईएमडीबी के, बुक माई शो की रेटिंग वगैरह मैनेज की जाती है। बहुत सारे पहलू इसके पीछे होते हैं और सोशल मीडिया पर एक पूरा हौवा खड़ा किया जाता है फ़िल्म को लेकर के। तो करोड़ों रुपए पानी की तरह वहाँ पर बहाए जाते हैं। अब दूसरी तरफ एक तो ये बायोपिक थी, ऊपर से पॉलिटिकल सब्जेक्ट ही हम कह सकते हैं, एक राजनेता उनके जीवन पर आधारित थी और अ, लोग थिएटर में आजकल हम जितना देख रहे हैं ना, कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो, तभी थिएटर में जाना वे पसंद करते हैं। क्योंकि सबको पता है कि भाई 1 डेढ़ 2 महीने के बाद में तो ओटीटी पर फ़िल्म आ ही जाएगी, 2 ढाई महीने के बाद में। तो इस ये भी एक रीज़न है दर्शकों का आजकल वो कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो, तभी वे थिएटर में जाना प्रेफ़र करते हैं। तो ये भी एक मैं रीज़न कहूँगा और दूसरा पॉलिटिकल रीज़न है ही और बात वही है ना कि लोग उतना प्रेफ़र नहीं करते हैं। जैसे अभी महाअवतार नरसिम्हा के समय हमने देखा, कुछ बहुत ही अद्भुत बिज़नेस उसने किया क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी वैसा ही था। फ़िल्म के एंडिंग में जिस प्रकार का अनुभव हमें फ़िल्म के माध्यम से मिलता है, तो वो बात यहाँ पर शायद कम थी। तो यही मुझे तो लगता है और दूसरा प्रचार वगैरह की भी हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर द बंगाल फाइल्स की बात करें, तो आम तौर पर जैसा कश्मीर फाइल्स ने किया था, उसने तो रिकॉर्ड बना दिए थे। पूरे जी। बॉलीवुड को ही एक तरीके से चमत्कृत कर दिया था, परेशान कर दिया था। लेकिन इसने इतना अच्छा बिज़नेस नहीं किया। उसके मुकाबले तो मुझे लगता है 1/4 क्या 110 ही किया होगा मुश्किल से। हाँ, 10 गुना कम कलेक्शन किया है। जी हाँ, जी हाँ। तो इसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं? जी, मैं वही कह रहा था, एक तो देखिए द कश्मीर फाइल्स जब इतनी सफल हुई थी, उस समय बॉलीवुड को खुद ही आइडिया नहीं थी कि ये फ़िल्म इस प्रकार से फट पड़ेगी, इतना ज़्यादा दर्शकों का उसे प्रेम मिलेगा। तो वो एक बिल्कुल ही बॉलीवुड के लिए जो सपने में भी नहीं सोचा था, ऐसा कुछ हुआ था उस समय। तो मुझे लगता है कि उ उस के बाद में थोड़ा-सा इंडस्ट्री सँभल गई या सँभल गई ये शब्द उचित नहीं कहूँगा मैं। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, ऐसा मैं कहूँगा। फिर आप देखिए वैक्सीन वॉर जब अभी आई थी 2 वर्ष पहले, तो उस समय जितना मैंने कुछ सुनी थी बातें या विवेक अग्निहोत्री जी ने भी कुछ इंटरव्यूज़ में ये बातें कही थी कि लिटरली कई सारे जो यूट्यूब पर रिव्यूज़ वगैरह करते हैं, उन पर एम्बार्गो लगाया गया था कि भाई तुम इस फ़िल्म का नाम तक नहीं ले सकते। उस फ़िल्म के नाम तक नहीं लिया गया था, उसके रिव्यूज़ तक नहीं किए गए थे। फ़िल्म रिलीज़ होने से पहले तो नहीं हुई थी चर्चा, रिलीज़ के बाद में तक उसकी चर्चा नहीं हुई थी। और इस बार भी बंगाल फाइल्स का आप देखिए रिलीज़ से पहले किसी ने चर्चा नहीं की। ना टीज़र रिव्यू, ना ट्रेलर रिव्यू, ना पोस्टर पर चर्चा, ना रिलीज़ से पहले किसी ने चर्चा की हुई हो। और शोज़ भी इतने जिस दिन पहले दिन फ़िल्म रिलीज़ हुई थी ना, उसी दिन भी बिल्कुल ऑड शो टाइमिंग, कहीं पर दोपहर का शो है, कहीं पर बिल्कुल रात का 10:30 11 बजे का शो है। एक आध शो कहीं पर शाम का थोड़ा-सा 7-8 बजे का दे दिया तो दे दिया। प्राइम टाइम के शोज़ ना के बराबर। तो इस प्रकार से फ़िल्म के शोज़ बहुत ही खराब तरीके से दिए गए थे। कोई फ़िल्म के लेकर के जो बॉलीवुड का इकोसिस्टम है, जो फ़िल्मों के रिव्यू वगैरह करने वाले चैनल हैं, किसी ने चर्चा तक नहीं की थी। उसके बाद में फिर फ़िल्म रिलीज़ होने के 1-2 दिनों के बाद में रिव्यूज़ वगैरह आए हालाँकि फ़िल्म के बारे में, परंतु इस बार मुझे लगता है कि प्रॉपर फ़िल्म को दबाने की एक प्लानिंग हुई है। बहुत गंदा पॉलिटिक्स फ़िल्म के साथ में हुआ है। जैसे कि रविवार को भले ही इतने ऑड शो टाइमिंग थे, फिर भी मैंने देखा कि शनिवार, रविवार को दूसरे और तीसरे दिन शोज़ हाउसफुल जा रहे थे। लगभग सारे के सारे शोज़ रविवार को तो हाउसफुल थे। परंतु फिर भी सोमवार से शोज़ आधे से भी कम कर दिए और वो भी फिर से वही दोपहर को कहीं पर 2 बजे का शो, तो कहीं पर रात को 11 बजे का शो। और ऐसे शो टाइमिंग में एक फैमिली ऑडियंस तो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, दूसरा कोई व्यक्ति जाना भी चाहता हो तो भी वो नहीं जा पाएगा। तो इस प्रकार से काफ़ी गंदी पॉलिटिक्स फ़िल्म के साथ में हुई है। तो ये सब कारण मैं कहूँगा, इस बार एक पूरा स्ट्रैटेजी के साथ में फ़िल्म को दबाने का प्रयास हुआ है। और आपको लगता है कि एक तो इस तरह के जो विषय है, बल्कि मैं कहूँगा विषय भी नहीं कहूँगा, जो इस तरह की दुर्दांत घटनाएँ हैं, लोमहर्षक बर्बरता, क्रूरता, उसको कोई टच ही नहीं करता है। हुँ, क्योंकि उनको लगता है कि एक बड़े वर्ग को तो वो जब इस तरह के सब्जेक्ट
को लेकर के फिल्म बनाते हैं, उनको तो एक तरीके से अपने अपोजिट खड़ा ही कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग कभी इन विभत्स घटनाओं को सामने आने नहीं देना चाहते। और पॉलिटिकल पार्टियां भी, बड़ी जमात ऐसी है जिनको उन्हीं के वोट चाहिए, वो भी पाला खींच लेते हैं। इसमें भी जब कलकत्ता में इसका टीजर शायद रिलीज किया जा रहा था, तो पुलिस ने थ्रिलर। आकर के रोक दिया था, वहां पर लाइट काट दी थी। जी, उसको जी। लेकर के भी देश भर में जिस तरह का विरोध होना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं हुआ। एक तरफ तो आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आप बिल्कुल एकदम आपराधिक चुप्पी साध करके बैठ जाते हैं। जी। अब इस पर सपोर्ट क्यों नहीं आया? दूसरी पार मतलब दूसरी क्या बीजेपी की तरफ से ही हम अगर कहें तो वो जिस प्रकार का समर्थन दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। वो क्यों नहीं दिखा उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। परंतु हाँ, अगर समर्थन मिलता तो और अच्छा प्रभाव पड़ता ऑब्वियसली, परंतु वो समर्थन इस बार तो नहीं दिखा। कोलकाता में भी फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो पाई थी, उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता था। आप अगर देखेंगे दूसरी कोई ऐसी वामपंथी फ़िल्म होती और उसको अगर बीजेपी थोड़ा-सा भी उसके विरुद्ध कुछ बोल भी देती ना, बैन वगैरह करना तो बहुत दूर की बात है। बीजेपी का कोई बिल्कुल छोटा-सा कोई नेता भी अगर आकर के बोल देता उस फ़िल्म के विरुद्ध, तो भी उसको पूरी मीडिया, सारी की सारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उस पर आर्टिकल्स लिखते, चर्चाएँ होती, हो सकता है कि कुछ मेन स्ट्रीम में शाम को डिबेट्स वगैरह भी रखी जाती उसको लेकर के, कि देखो एक अभिव्यक्ति का आज़ादी पर हमला किया जा रहा है, फासीवाद कितना चरम पर है, कि एक फ़िल्म मेकर फ़िल्म बनाना चाह रहा है, उसके विरुद्ध इस प्रकार की बातें हो रही है। तो ऑब्वियसली उस समय तो पूरा लिफ्ट का इकोसिस्टम खड़ा हो जाता। पर यहाँ पर द बंगाल फाइल्स के विरुद्ध जो कुछ भी हुआ, चुप्पी बना करके रखी गई। बंगाल में तो अभी भी फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई है। अनऑफिशियल फ़िल्म पर बैन लगाया गया। ट्रेलर लॉन्च के समय जो कुछ भी हुआ वो हम सबने देखा। इतना सब कुछ होने के बाद में भी हमने देखा कि कोई ऐसी चर्चा हुई हो, डिबेट हुई हो, ये मेनस्ट्रीम मीडिया की तरफ से इस पर कोई आर्टिकल लिखे गए हो, ये बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिला। इसके विरुद्ध तो हमने कई बार देखा है कि किसी फ़िल्म में कोई एक शब्द म्यूट कर दिया जाता है या कोई एक थोड़ा-सा कुछ सेकंड की सीन कट करने को सेंसर बोर्ड जब कह देता है, तो पूरा का पूरा बॉलीवुड के जो फ़िल्म मेकर्स का एसोसिएशन हो वगैरह वो सब आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं वगैरह। हालाँकि इस बार भी जो कुछ ऐसे एसोसिएशंस थे वर्कर्स के, फ़िल्म मेकर्स के, प्रोड्यूसर्स के वगैरह उनकी तरफ से कुछ ऐसे एक लेटर पब्लिश किया गया था जो विवेक अग्निहोत्री जी ने शेयर भी किया था। पर वो तो एक जैसे मुझे लगता है कि फॉर्मेलिटी के रूप में किया गया था। जो सच में आक्रोश दिखना चाहिए ना कि ऐसे हो कैसे गया कि हमारी फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो पा रही है। तो वो आक्रोश हमें कहीं से भी देखने को नहीं मिला। ना ही यूट्यूब पर जो अब दूसरे किसी की बात चर्चा छोड़कर जो फ़िल्मों के बारे में बात करने वाले जो चैनल्स हैं ना, उन्होंने भी किसी ने इसके बारे में चर्चा नहीं की। तो ये भी एक कारण है कि फ़िल्म के बारे में जिस प्रकार की डिस्कशन होना चाहिए था, चर्चा होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। हालाँकि फिर भी मीडिया में जो कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह दिए गए फ़िल्म को लेकर के, उस कारण से मुझे इतना तो लगता है कि फ़िल्म को जो इम्पैक्ट डालना चाहिए था, वो डाला है। बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में पता चला है, उसके बारे में लोगों ने सर्च किया है, पढ़ा है, तो कई लोगों तक ये बातें पहुँची तो है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसकी क्या वजह मानते हैं, जो राष्ट्रवादी हैं वो भी कई बार सुप्त अवस्था में पाए जाते हैं। उनको उनको भी क्या क्या मतलब कौन सा ऐसा और बूस्ट किया जाए कि वो सिनेमा हॉल तक जाएं और ऐसे सिनेमा को, ऐसे प्रयासों को समर्थन दे करके उनको प्रोत्साहित करें। देखिए सर, मैंने कई बार कहा है कि एक तो इसमें केवल हम दर्शकों को, राष्ट्रवादी दर्शकों को भी केवल हम दोष नहीं दे सकते हैं। इसमें फ़िल्म मेकर्स को भी अपनी क्रिएटिविटी सामने लाने की आवश्यकता है। जब हम अपनी कमियाँ खोजेंगे तभी कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप अगर वामपंथी फ़िल्म मेकर्स को देखेंगे ना, तो आप देख लीजिए कितने वामपंथी एक लगभग कला और साहित्य के क्षेत्र पर वामपंथियों का ही कब्ज़ा है। पर हमें मुझे याद नहीं आता कि उन्होंने ऐसी कोई बायोपिक बनाई हो, वो जिस नेता को या जिस पार्टी को सपोर्ट करते हो, उनका प्रचार करने के लिए, मुझे याद नहीं आ रहा। पर वो उनका नैरेटिव चलाने के लिए उनको पता है कि कैसे नैरेटिव चलाना है, हिंदुओं को जात-पात में बाँटने के लिए कैसी फ़िल्में बनानी है या फिर वो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की का हव्वा खड़ा करने के लिए कैसे फ़िल्में बनानी है या जो फेमिनिस्ट जो आजकल एजेंडाज़ दिख रहे हैं, उसको प्रमोट करने के लिए कैसी फ़िल्में बनानी है। वो हॉरर कॉमेडी बनाएँगे वो कुछ सोशल ड्रामा बनाएँगे
या फिर वो और कुछ जोनरा में एक्शन थ्रिलर भी बनाएंगे तो उसमें भी अपना कुछ एजेंडा वो सब प्लॉट्स के माध्यम से पुश कर देते हैं। तो ये क्रिएटिविटी वामपंथी फिल्म मेकर्स के पास में है। और उसमें होता क्या है सर, एक आम दर्शक वो सोचता है कि चलो मैं कोई हॉरर कॉमेडी देखने के लिए जा रहा हूँ, मैं कोई सोशल ड्रामा देखने के लिए जा रहा हूँ, मैं कोई लव स्टोरी देखने के लिए जा रहा हूँ। पर वो अंदर जाने के बाद में देखता है कि यार इसमें तो कुछ अलग ही जातिवाद का एजेंडा चल रहा है। जैसे कि अभी धड़क 2 आई थी, जो जिस तमिल फ़िल्म का वो रीमेक थी परियरूम पेरुमल, उसका जो डायरेक्टर है मारी सेल्वराज और जो प्रोड्यूसर है पा रंजीत, इन्होंने तो जब उदयनिधि स्टैलिन ने वक्तव्य दिया था कि भाई सनातन संस्कृति को पूरा इरेडिकेट कर देना चाहिए, समूल नाश कर देना चाहिए, तो उसके बाद में ये मारी सेल्वराज, पा रंजीत, वेट्रीमारन वगैरह तमिल फ़िल्म इंडस्ट्री के जितने सबसे बड़े सेलिब्रेटेड डायरेक्टर्स इनको माना जाता है। और केवल तमिल फ़िल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, तो जितने भी मेन स्ट्रीम रिव्यूअर्स वगैरह है, बॉलीवुड का भी जो इकोसिस्टम है, वो इनको सर पर लेकर के नाचता है। बहुत सेलिब्रेट किया जाता है इनको। और इन्होंने खुल करके उस वक्तव्य का समर्थन किया था उदयनिधि स्टैलिन के कि भाई हाँ, सनातन संस्कृति को इरेडिकेट करने की जो बात कही है उदयनिधि स्टैलिन ने, बिल्कुल सही बात कही है। और कुछ ने तो अपनी फ़िल्मों की क्लिप शेयर की थी कि देखो हम भी अपनी फ़िल्मों के माध्यम से इसी विचारधारा को प्रमोट करते हैं। तो ऐसे फ़िल्म मेकर वो जानते हैं अपना एजेंडा कैसे पुश करना है। वो रोमांटिक थ्रिलर बनाएँगे परियरूम पेरुमल जैसी, उसका बॉलीवुड हिंदी में रीमेक करेगा धड़क 2 जैसा कि हिंदुओं को हमें कैसे बाँटना है, कैसे जात-पात के नाम पर हमें उन्हें बाँटना है। तो वो तो अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहे हैं, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, अलग-अलग जॉनरा की फ़िल्में बना रहे हैं, कोई रोमांटिक थ्रिलर बना रहा है, कोई रोमांटिक कॉमेडी बना रहा है, कोई हॉरर कॉमेडी बना रहा है, कोई सोशल ड्रामा बना रहा है। तो ये तो हमें उल्टा वामपंथी फ़िल्म मेकर से सीखना चाहिए। दर्शकों को आप बार-बार ऐसे डायरेक्टली सामने कोई सब्जेक्ट रखकर, ठीक है, 1-2 बार फ़िल्म कुछ बहुत ही एक्सट्रीमली वेल मेड हो, तो चल जाती है, ऐसी बात नहीं है। परंतु जब आप इनडायरेक्टली किसी और जॉनरा को सामने रख कर के फिर इनडायरेक्टली आप उस बात को रखते हैं ना, तो वो ज़्यादा गहरा असर भी करती है। कई बार बहुत सारे दर्शक होते हैं जो नहीं पसंद करते पॉलिटिकल फ़िल्में देखना। वो चाहते हैं कि भाई थिएटर में मैं 3 घंटे जा रहा हूँ, एंटरटेन होने के लिए जा रहा हूँ। और वहाँ जाने के बाद में वो सोच रहा है कि मैं कोई रोमांटिक थ्रिलर देखने के लिए जा रहा हूँ, और इनडायरेक्टली जब वो बात उसको सटल वे में नैरेटिव के माध्यम से दिखाई जाती है, तो ज़्यादा गहरा असर भी करती है। ये बात राष्ट्रवादी फ़िल्म मेकर्स अभी भी बहुत दूर है इस बात से। तो ये तो मैं अपनी कमी कहूँगा। ये तो हमें अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है इसमें। आपने भी हल्का-सा इशारा किया था एक जगह कि जो उस समय की गैंगवार थी या माफियागिरी चल रही थी, उसको थोड़ा-सा अगर और दिखाते, जैसे जो मुश्ताक का कैरेक्टर इसमें दिखाया है, जो मठ भी पहुँच जाता है अपने गुर्गे के साथ अटैची लेकर के, और योगी आदित्यनाथ का कैरेक्टर उनको बहुत ठीक तरीके से ट्रीट करता है और वो अटैची वापस उनको दे करके भेजता है, एक तरीके से चुनौती देते हुए। तो मुश्ताक के करैक्टर को केवल एक घटना को अगर छोड़ दें, जब वो डुमरियागंज में जनसभा को संबोधित करने के बाद वापस जा रहे होते हैं और वहाँ गोलीबारी होती है, उसको अगर छोड़ दें, तो इसके अलावा फ़िल्म में और कोई घटना उसके करैक्टर को एस्टेब्लिश करने के लिए या उस माहौल को प्रदर्शित करने के लिए कि कैसे माहौल से योगी आदित्यनाथ नाम का एक करैक्टर टकराया है, हुँ। उसको जी। एस्टेब्लिश नहीं किया। अगर बिल्कुल। एस्टेब्लिश करते तो शायद फ़िल्म ज़्यादा कामयाब होती। बिल्कुल, पॉलिटिक्स के बारे में तो फ़िल्म कहीं पर भी टच ही नहीं करती है। 1-2 घटनाएँ, जो एक दंगे वाला सीन जो है और जो मुश्ताक के साथ में जो 1-2 सीन्स वो दिखा रहे हैं, उनको भी प्रॉपर डेवलप नहीं किया है। योगी जी की जो रैली दिखाई है, वहाँ पर उनके जो बिल्कुल। संबोधन संबोधन है, जो आज भी पुराने समय के उनके कुछ संबोधन हम सुन सकते हैं यूट्यूब पर, तो वो सब बातें थोड़ा-सा एंगल डाला जा सकता था। अब पता नहीं फ़िल्म मेकर्स शायद उस ज़ोन में नहीं जाना चाहते होंगे। परंतु सबसे मेन बात है ना कि एक तो उतना मार्केटिंग का भी बजट नहीं होता। हम केवल ये बात नहीं कह सकते कि कुछ पॉलिटिक्स का ज़्यादा दिखा देते तो फ़िल्म चल जाती, ऐसा भी हम नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे पहलू हैं ना, केवल किसी एक बात को लेकर के हम वो रीज़न नहीं बता सकते। एक तो मार्केटिंग की भी बात होती है, दूसरा एक बायोग्राफिकल ड्रामा है, वो देखने के लिए वैसे भी ज़्यादा लोग प्रेफ़र नहीं करते हैं। ऊपर से ये कोई मेनस्ट्रीम फ़िल्म नहीं है, ऐसा जैसे कोई मसाला एक्शन फ़िल्म हो या कोई बहुत रोमांटिक ड्रामा वगैरह थ्रिलर जिसमें कुछ आइटम सॉन्ग वगैरह सॉन्ग्स वगैरह हो, वो बात भी नहीं है। और कुछ बहुत ऐसी द कश्मीर फाइल जैसी कुछ बहुत शॉकिंग वैल्यू भी नहीं थी कि भाई कुछ बहुत हमें पता ही नहीं हो और वो कुछ हमें बिल्कुल देखने को मिलने वाला है, वो बात भी नहीं थी। तो ऐसे कई सारे अलग-अलग पहलू मैं कहूँगा जिस कारण से फ़िल्म उतना जैसा सोचा होगा उन्होंने वैसा बिज़नेस नहीं कर पाई, परंतु फ़िल्म टेक्निकली वेल मेड है। डायरेक्टर ने, फ़िल्म मेकर्स ने अपनी तरफ से
सिंसियरली फ़िल्म बनाई है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। हाँ, हमें अपने कमियों के रूप में इतना हम सोच सकते हैं कि हम डायरेक्टली सामने ऐसा कोई सब्जेक्ट ना रख करके इनडायरेक्टली दूसरा कोई जॉनरा चूज़ करके फिर उसके माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं, जैसे कि वामपंथी फ़िल्म मेकर्स हमेशा हमें करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो तो एक बात बिल्कुल हमें उनसे सीखनी चाहिए। प्रतीक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी सर, नमस्कार। बहुत आपका आपका भी धन्यवाद सर। जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम।